हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी स्टार्ट करवाऊंगा। मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉटनी के साथ। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं बॉटनी का या वनस्पति विज्ञान का कि बीएससी सेकेंड ईयर में एज यूजुअल जैसे फर्स्ट ईयर में था 3 पेपर चलते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। सेम एज यूजुअल जैसे सेम था फर्स्ट ईयर में, वैसे ही सेकंड ईयर में भी बॉटनी में 3 पेपर को क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, बॉटनी में 3 पेपर है। कौन कौन से? पेपर फर्स्ट है आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, ये फर्स्ट पेपर है बॉटनी का। ठीक है, सेकंड पेपर जो है वो है पादपकारिकी एवं जैव रसायन। थर्ड पेपर है टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं पूरा वनस्पति विज्ञान। तो यहां हमारे जो बॉटनी का सिलेबस है उस सिलेबस को 3 पेपर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो पेपर है उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी, पादपकारिकी को और बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन को इंक्लूड किया गया है। थर्ड जो पेपर है उसमें टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान, उसको इंक्लूड किया गया है। तो टोटल है 3 पेपर और हर एक पेपर में 4-4 यूनिट है। हर एक पेपर को 4 यूनिट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जितने भी तीनों पेपर हैं उन 3 पेपर में से फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का है, सेकंड जो पेपर है वो भी 33 मार्क्स का है और जो थर्ड पेपर है वो है 34 मार्क्स का है। ऐसे करके ये टोटल हो गए थ्योरी के 100 मार्क्स, जिसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 36 मार्क्स। मतलब मिनिमम पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है? 36 मार्क्स की। और इसके अलावा प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो कितने इंक्लूड किए गए हैं? 50 मार्क्स। तो ये है आपका बॉटनी का सिलेबस। वैसे सिलेबस नहीं है बट ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि बॉटनी में किसको और किन किन बुक्स को, कितने पेपर्स को इंक्लूड किया गया है और कितने पेपर्स किन किन मार्क्स के हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कौन कौन से पेपर्स के नाम हैं। फर्स्ट पेपर का नाम बता दिया, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। ठीक है, हर एक पेपर में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है टोटल। हर एक पेपर में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 36 मार्क्स। और 50 जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो इसके अलावा एक्स्ट्रा में है, इसमें इंक्लूड नहीं, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। इसमें आज जैसे बॉटनी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पेपर। कौन सा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे? आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले वाला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है आनुवांशिक पदार्थ। उसका नाम क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे अगर बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर की कि आनुवांशिक पदार्थ इसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। सीबीएस की जो बुक्स है या आरबीडी के जो बुक्स है, जो भी पब्लिकेशन चलते हैं कॉलेज में, उन सभी सिलेबस की, सभी पब्लिकेशन के बुक्स के अंदर स्टार्ट कर रखा है यहीं से कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके गुण क्या है, किन किन में इसको सम्मिलित किया गया है। लेकिन कहीं भी आणविक जीव विज्ञान का कोई भी परिचय या कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि अगर बुक का नाम ये है तो क्यों है, इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, कैसे कैसे उसके बारे में स्टडी करनी है। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं आणविक जीव विज्ञान के साथ। सब जैव प्रौद्योगिकी अलग पार्ट है इस बुक में और आणविक जीव विज्ञान अलग पार्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट आणविक जीव विज्ञान को करेंगे, जिसमें ही इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है आनुवांशिक पदार्थ को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आणविक जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा, किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की, मतलब बायोलॉजी की। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? अणुओं का। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम किनका अध्ययन करें? मॉलिक्यूल्स का या अणुओं का। लेकिन वास्तविकता में हम सिर्फ अणुओं का, मतलब सिर्फ उनकी, ऐसे नहीं कि सिर्फ अणु देख लिया भी अणु क्या है, नहीं,
हम इसमें क्या करते हैं, अणु की संरचना एवं उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी जीवित शरीर में उपस्थित अणुओं की संरचना एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं, आणविक जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम जीवित शरीर में उपस्थित अणुओं की संरचना एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं आणविक जीव विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं, आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान के बारे में या इस शाखा के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था उसका नाम है कार्ल पॉलिंग। पूरा नाम है लिनस कार्ल पॉलिंग। लिनस कार्ल पॉलिंग। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटीन की सर्पिल संरचना का क्या किया, अध्ययन किया। लिनस कार्ल जो पॉलिंग है उसने सबसे पहले किसकी संरचना का अध्ययन किया, प्रोटीन की। कौन सी संरचना का अध्ययन किया, सर्पिल संरचना का अध्ययन। हम यही कर रहे हैं, आणविक जीव विज्ञान में हम संरचना और उनकी क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो पॉलिंग ने भी क्या किया, प्रोटीन की सर्पिल संरचना का सबसे पहले क्या किया, अध्ययन। तो आणविक जीव विज्ञान में सबसे पहला किया गया अध्ययन था। अतः लिनस कार्ल पॉलिंग को आणविक जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या फिर फादर कहा जाता है। ठीक है, तो लिनस कार्ल पॉलिंग ने सबसे पहले प्रोटीन की सर्पिल संरचना का क्या किया, अध्ययन किया। इस कारण लिनस कार्ल पॉलिंग को आणविक जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जबकि आणविक जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जो शब्द है आणविक जीव विज्ञान, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये शब्द दिया गया है रॉकफिलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, रॉकफिलर के द्वारा। तो ये हो गया आणविक जीव विज्ञान का परिचय। बस इतना ही परिचय है। तो आणविक जीव विज्ञान में हम क्या करेंगे, जितने भी अणु किसी जीवित शरीर में उपस्थित है, जीवित संरचना में उपस्थित हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करेंगे एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आणविक जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जो जीवित शरीर में उपस्थित अणुओं की संरचना एवं क्रियाओं का अध्ययन करती है, उसे आणविक जीव विज्ञान या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चूंकि प्रोटीन की सर्पिल संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम लिनस कार्ल पॉलिंग के द्वारा किया गया और यह इस क्षेत्र में किया गया सर्वप्रथम अध्ययन था, इस कारण लिनस कार्ल पॉलिंग को जनक कहा जाता है। किसका, आणविक जीव विज्ञान का। तो आणविक जीव विज्ञान का जनक कौन हुआ, लिनस कार्ल पॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो शब्द है आणविक जीव विज्ञान, यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है, रॉकफिलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, रॉकफिलर। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका, आणविक जीव विज्ञान का। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हमारे पास आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो आणविक जीव विज्ञान का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर को। यहां से चैप्टर इसका क्या है, स्टार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मैटेरियल। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारी फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ, वो देखिए। किसी भी जीव में पाए जाने वाला ऐसा कोई पदार्थ, कोई जीव है, जितने भी जीव संरचना है उनमें पाए जाने वाला कोई ऐसा पदार्थ जो जनक के लक्षणों को किसमें स्थानांतरित करे, संतान में। ठीक है, जनक, जनक मतलब जैसे माता पिता। तो
किसी भी जीव में पाया गया ऐसा कोई पदार्थ जो जनक के लक्षणों को संतान में स्थानांतरित करता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ। तो जीवों में पाए जाने वाला कोई भी जीव हो, हम यहां पर मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी शेष सभी जीवों की भी बात कर रहे हैं। तो किसी भी जीव में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ जो जनक के किसको? लक्षणों को किसमें स्थानांतरित कर दे? संतान में। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। और किसी भी जीव में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। आणविक जीव विज्ञान में या मोलिकुलर बायोलॉजी में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल का। किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल का। इनके कुछ वैज्ञानिकों के इसमें नाम आते हैं, जैसे कि एक नाम आता है जिसका नाम है रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान 1889। रिचर्ड अल्टमान क्या कहते हैं? ये जो न्यूक्लिक अम्ल नाम आपको दिख रहा है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया है? इन्हीं रिचर्ड अल्टमान ने। ठीक है, रिचर्ड अल्टमान कहते हैं कि जनक से संतान में लक्षणों को स्थानांतरित करने के लिए क्या पाया जाता है? एक अम्लीय पदार्थ। कैसा पदार्थ पाया जाता है? अम्लीय पदार्थ। ये भी आप ध्यान रखना कि आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो रिचर्ड अल्टमान के अनुसार जीवों में जनक से संतान में लक्षणों का स्थानांतरण हेतु अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, और इसी अम्लीय पदार्थ को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। और यही न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जनक से संतान में लक्षणों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो लक्षणों का स्थानांतरण कौन कर रहा है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल नाम किसके द्वारा दिया गया है? रिचर्ड अल्टमान के द्वारा। कब दिया गया है? 1889 में, 1889 में। रिचर्ड अल्टमान क्या कहते हैं कि जीवों में कोई पदार्थ है, किस प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का, और यह पदार्थ माता पिता के लक्षणों को संतान में क्या कर रहा है? स्थानांतरित। इसी को रिचर्ड अल्टमान ने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। तो न्यूक्लिक अम्ल नाम किसके द्वारा दिया गया है? रिचर्ड अल्टमान के द्वारा। तो रिचर्ड अल्टमान न्यूक्लिक अम्ल नाम देते हैं 1889 में। ठीक है, जो किस रूप में कार्य कर रहा है? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या कर रहे हैं? माता पिता के लक्षणों को संतान में क्या कर रहा है? स्थानांतरित कर रहा है। क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? लक्षणों को स्थानांतरित करता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक के लक्षण किसमें स्थानांतरित होते हैं? संतान में, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। उसे क्या कहते थे? हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप जनक के लक्षण संतान में स्थानांतरित होते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? आनुवंशिकता। ठीक है, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें इस आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं आनुवंशिकी। उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। हमारे यहां पर जेनेटिक्स टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक आनुवंशिक पदार्थ है, इसलिए हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसी के संदर्भ में बात करेंगे। मैंने आपको छोटा सा एक आइडिया दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ जिस प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित होता है जनक से संतान में, उसे आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। और इस प्रक्रिया का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे कहते हैं आनुवंशिकी। यह शब्द सन 1905 में किसके द्वारा दिया गया है? एक वैज्ञानिक द्वारा, जिसका नाम क्या है? बैटसन। जबकि आप सबको पता है कि इस आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बारे में आपको पहले से ही चीजें पता है, लेकिन सिलेबस का पॉइंट हमारे ये नहीं है। हमारे सिलेबस का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जनक से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण जिन पदार्थों के द्वारा होता है, उन्हें
आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, और ये आनुवंशिक पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल रिचर्ड अल्टमान के द्वारा कहा गया सन 1889 में। ठीक है, उसके बाद जितने भी आनुवंशिक पदार्थ थे जो लक्षणों को संतान में स्थानांतरित कर रहे थे, उन सभी आनुवंशिक पदार्थों को उनकी उपस्थिति एवं प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक कहा गया डीएनए और एक कहा गया आरएनए। दो तरह के आनुवंशिक पदार्थ जीवों में पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह है डीएनए का पूरा नाम। आरएनए का पूरा नाम आप सबको पता है, इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के न्यूक्लिक अम्ल हैं या दो तरह के आनुवंशिक पदार्थ हैं। पहला हमारा है डीएनए, दूसरा हमारा है आरएनए। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले किसकी बात की गई है? डीएनए की। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आरएनए से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आनुवंशिक पदार्थ हो गया, स्थानांतरित करेगा, न्यूक्लिक अम्ल रिचर्ड अल्टमान ने दे दिया। आनुवंशिक पदार्थ दो प्रकार के हो गए, पहले डीएनए और दूसरा आरएनए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डीएनए के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लेंगे डीएनए को। डीएनए पूरा नाम आपको बता चुका मैं, क्या नाम है पूरा इसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये सर्वाधिक मात्रा में आनुवंशिक गुणों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। सर्वाधिक रूप से जो उत्तरदायी माना गया है पदार्थ, वो माना गया है डीएनए को। यह कहा जाता है कि डीएनए सर्वाधिक रूप से सक्रिय एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है जो जनक से संतान में लक्षणों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले की गई एक वैज्ञानिक के द्वारा जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई है? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1868 में। कब की गई है? 1868 में। किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने। किसमें की? मवाद कोशिकाओं में। मवाद कोशिकाओं में। तो मवाद कोशिकाओं में सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किसकी खोज की गई? डीएनए की। किसके द्वारा की गई? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। मवाद कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं पस सेल्स। क्या कहते हैं? पस सेल्स। तो पस सेल्स के रूप में, पस सेल्स में फ्रेडरिक मिशर ने किसकी खोज की है? डीएनए की। लेकिन इन्होंने इसे क्या नाम दिया? इन्होंने इसे नाम दिया न्यूक्लियन। क्या नाम दिया गया? इनके द्वारा इसे न्यूक्लियन नाम दिया गया। तो डीएनए को न्यूक्लियन नाम भी किसने दिया है? फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। किसमें की? मवाद कोशिकाओं में 1868 में। और नाम क्या दिया इन्होंने इसे? न्यूक्लियन नाम दिया। क्या कहते हैं फ्रेडरिक मिशर? फ्रेडरिक मिशर कहते हैं कि यह सर्वाधिक रूप से सक्रिय पदार्थ है जो आनुवंशिक गुणों का क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू सिलेबस और इस चैप्टर में हमें यहां पर डीएनए की कुछ विशेषताओं का, कुछ गुणों का या कुछ ऐसी संरचनाओं का अध्ययन करना है जो सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो हमें यहां क्या क्या अध्ययन करना है? सबसे पहले हमें डीएनए का अध्ययन करने हैं गुण। देखिए, अगर देखा जाए जैसे आनुवंशिकता के आधार पर देखा जाए तो आनुवंशिकता के आधार पर आनुवंशिकता का भौतिक आधार कहा जाता है जीन को। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आनुवंशिकता का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीन को। जबकि आनुवंशिकता का रासायनिक आधार किसे कहा जाता है? डीएनए को। इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जीन का जो अध्ययन होता है वो जीन का अध्ययन हम अलग से करेंगे, जबकि यहां हम अध्ययन कर रहे हैं डीएनए का। तो ये याद रखना, किसी भी आनुवंशिकता का भौतिक आधार जीन को कहा जाएगा एवं आनुवंशिक आधार किसे कहा जाएगा? डीएनए को। इसलिए डीएनए विशेष रूप से क्या है? इंपॉर्टेंट। तो हमें इसे क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें एक तो पढ़ना है हमें डीएनए के गुण। अब डीएनए के कितने गुण पढ़ने हैं अपने को? 3। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के रासायनिक गुण,
उसके बाद पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण, और उसके बाद पढ़ेंगे इसके जैविक गुण। उसके बाद लेंगे हम इसकी संरचना को, उसके बाद पढ़ेंगे इसका प्रतिकृतिकरण मतलब रेप्लिकेशन, और उसके बाद जब डीएनए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा आरएनए। ठीक है, तो हमने डीएनए का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम पढ़ेंगे डीएनए के गुण। और डीएनए के गुण में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डीएनए के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम क्या लेंगे? डीएनए के गुण, और कौन से वाले? केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रासायनिक गुण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए रासायनिक गुण के आधार पर क्या है? एक प्रकार की पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना। डीएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना। अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो डीएनए जैसे आपको पता होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, जिसके बीच बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो संरचना है, ये संरचना किसकी बनी हुई है? पॉली न्यूक्लियोटाइड की। मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? डीएनए का। ठीक है, तो पॉली जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना हुआ है? बहुत सारे या अनेक न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है? अनेक न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है साहब? देखिए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब किसी आनुवंशिक पदार्थ में न्यूक्लियोसाइड के साथ, किसके साथ? न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ जाए? फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह। क्या जुड़ जाए? फॉस्फेट समूह। किसके साथ जुड़ जाए? न्यूक्लियोसाइड के साथ। तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। कब बनता है? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? फॉस्फेट समूह। और फॉस्फेट समूह तो सब जानते हैं, ठीक है। इसमें और जब ये हाइड्रोजन हट जाता है तो क्या चार्ज आता है? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? फॉस्फेट समूह। अगर ये फॉस्फेट समूह किसके साथ जुड़ा हो? न्यूक्लियोसाइड के साथ, तब इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनता है? फिर डीएनए बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड पॉलीन्यूक्लियोसाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह का। अब आप कहोगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? किसी भी आनुवंशिक पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक एवं पंच शर्करा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षारक जब किसके साथ जुड़ जाएंगे? पंच शर्करा के साथ, तब क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए जो होता है या जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, उनमें दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। पहला नाइट्रोजन क्षारक कौन सा है? प्यूरिन। दूसरा कौन सा है? पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होता है? देखें, हमने जब भी डीएनए का अध्ययन करते हैं तो हम चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक देखते हैं। एक देखते हैं हम एडेनिन, जिसे ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक देखते हैं गुआनिन, जिसे जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक देखते हैं साइटोसिन, जिसे सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक देखते हैं थाइमिन, जिसे टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक देखते हैं यूरेसिल। ये डीएनए में दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है और इसे प्रदर्शित किया जाता है
यू के द्वारा। ठीक है, इसे प्रदर्शित किया जाता है यू के द्वारा। तो हमारे पास जो पहले प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक है प्यूरिन, उनमें सम्मिलित किया जाता है एडिनिन एवं गुआनिन को। ठीक है, जबकि जो दूसरे नाइट्रोजन क्षारक है पिरिमिडिन, उनमें सम्मिलित किया जाता है साइटोसिन एवं थाइमिन को। तो एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन्स कहलाता है, साइटोसिन और जो थाइमिन है वो पिरिमिडिन्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये आपस में मिलकर नाइट्रोजन क्षारक बनाएंगे। यही नाइट्रोजन क्षारक पंच शर्करा के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे। आरएनए में इस थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये भी आप ध्यान रखना कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, अपितु तो थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यू किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहां पर यूरेसिल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसी आनुवंशिक पदार्थ के अंदर पंच शर्करा के रूप में 5 कार्बन वाली क्या पाई जाती है? शर्करा या फिर शुगर। 5 कार्बन वाली क्या पाई जाती है? शुगर या फिर शर्करा, जो इस प्रकार दिखाई देती है। ठीक है, ये पहला कार्बन, यहां पर दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और एक यहीं पर ऊपर CH2OH, ये है 5वां कार्बन। 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन युक्त क्या है यहाँ पर? एक शर्करा। अब यहाँ पर अगर हम पूरे आनुवंशिक पदार्थ की अगर बात करें, डीएनए की विशेष रूप से बात ना करें, दोनों की बात करें आरएनए और डीएनए, तो उनमें 2 प्रकार की शर्कराएं पाई जा सकती हैं। ठीक है, एक शर्करा को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। पहली शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा किसे कहते हैं? वह शर्करा जिसमें दूसरे कार्बन पर, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो अगर दूसरे कार्बन पर क्या उपस्थित है? OH समूह। कौन सा समूह उपस्थित है? OH। ऊपर H आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? OH। इसका और डायग्राम बताता हूं आपको अच्छे से। शर्करा के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को कि सपोज है कि शर्करा है, डीऑक्सी के बता रहा हूं आप लोगों को सबसे पहले कि सामान्य शर्करा में क्या होगा कि ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां पर आ जाएगा CH2OH, 5वां कार्बन। ठीक है, तो अगर दूसरे कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? नीचे की तरफ OH, ऊपर की तरफ तो H होगा, नीचे की तरफ क्या उपस्थित हो? OH। तो ऐसी शर्करा कहलाएगी आपकी राइबोज शर्करा। क्या कहलाएगी आपकी? राइबोज शर्करा। दूसरे कार्बन पर अगर क्या उपस्थित हो? OH उपस्थित हो। लेकिन अगर इस दूसरे कार्बन से ये ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन हट जाए और सिर्फ क्या क्या रह जाए? हाइड्रोजन रह जाए। ऑक्सीजन हट जाए मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया, डीऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ऐसी शर्करा आपकी क्या कहलाएगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो जिस डीएनए की, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहां पर पंच शर्करा के रूप में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? एक तरह से रासायनिक संगठन हो गया। तो यहां पर अगर इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, तो इस चार्ट में हमने क्या देखा वो बताता हूं आप लोगों को मैं। इस चार्ट में हमने देखा कि डीएनए जो है वो डीएनए किससे मिलकर बना है? देखिए, डीएनए में 3 चीजें हैं। डीएनए में चीज है, एक है नाइट्रोजन क्षारक। डीएनए 3 चीजों का बना है। कौन कौन सी चीजों का? पहली चीज का नाम क्या है? नाइट्रोजन क्षारक। पहला पाया जाएगा इसका अवयव नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक के साथ क्या पाई जाएगी? एक शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और इसके साथ इसमें पाया जाएगा फॉस्फेट समूह। ठीक है, जब फॉस्फेट समूह नहीं हो, सिर्फ ये दोनों हो, कौन कौन हो? नाइट्रोजन क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जब ये सिर्फ दोनों हो तब किसका निर्माण होगा? तब निर्माण होगा न्यूक्लियोसाइड का। साइड किसका निर्माण हो गया? न्यूक्लियोसाइड का। लेकिन जब ये तीनों जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन क्षारक प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह, जब ये तीनों की तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तब किसका निर्माण होगा? न्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण होगा? न्यूक्लियोटाइड का। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या बनाएंगे?
न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे आपस में? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बाद में जाकर किसका निर्माण करेगा? या तो डीएनए का या फिर आरएनए का। अगर यहां पर राइबोस शर्करा होगी तब तो बन जाएगा आरएनए, और अगर यहां पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? डीएनए का। तो ये क्या हो गया इसका? रासायनिक संगठन। और इसी रासायनिक संगठन में एक एक अणु का अपने को, एक एक चीज का, नाइट्रोजन क्षारक जो प्रकार थे, जैसे नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के बताए थे मैंने आप लोगों को, एक बताया था प्यूरिन्स और एक बताया था पिरामिडिन्स। उनका अध्ययन करेंगे। एडिनिन क्या हुआ, उसकी संरचना कैसी है, ग्वानिन की संरचना कैसी है, साइटोसिन की संरचना कैसी है, यूरेसिल की, थाइमिन की संरचना कैसी है, सबकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा की संरचना का भी अध्ययन करेंगे। फास्फेट समूह कैसे ऐड होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, डीएनए उनसे कैसे बनेगा, डीएनए की संरचना कैसे होगी, सब कुछ हम डिटेल में विस्तार से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने डीएनए देखा, और इस डीएनए में हमने डीएनए की आज सिर्फ और सिर्फ डीएनए का इंट्रोडक्शन देखा, और डीएनए के इंट्रोडक्शन के साथ इसके रासायनिक गुण को क्या किया है? स्टार्ट। ठीक है, तो डीएनए के रासायनिक गुण में हमने पहला पॉइंट यही लिया है कि डीएनए एक क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सिर्फ पहला पॉइंट है कि डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। ठीक है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना किस किस से बनी हुई है, कैसे कैसे इनकी संरचनाएं होती हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं, कैसे किस किस बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और किस प्रकार डीएनए की एक संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, उसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए की संरचना। और डीएनए की संरचना में सबसे पहले डीएनए की संरचना एंड डीएनए के गुण। और डीएनए के गुण तीन प्रकार के थे, जिनमें सबसे पहले हमने ले लिया रासायनिक। ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, और स्पेशली इनमें जितने भी मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी और एमएससी तक ही संतुष्ट हैं तो भी ठीक है, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ पढ़ाई हुए से बाहर नहीं जाएगा। गारंटी के साथ, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लेना, किसी भी एग्जाम का उठा के देख लेना, कोई भी पॉइंट मेरे पढ़ाई हुए से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।